लगा हूँ कि यहाँ पर मैं क्रिएट npx वाली जो कमांड है उस कमांड को चला लेता हूँ। क्रिएट npx ऐप लेटेस्ट की जो कमांड है वो, और डॉट जो है उससे आपको अब इतने दिनों में समझ में आ गया है कि डॉट से क्या होगा। अगर आपके फोल्डर का नाम सही लिखा है तो वो डॉट लिखने से एरर नहीं देगा आपको, वो आपकी तमाम चीज़ें यहाँ पर बना देगा इसी फोल्डर में। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट को मैंने एंटर कर दिया है और थोड़ा वेट करते हैं। ये कह रहा है टाइप स्क्रिप्ट ई एस लेंथ टेलविंड सी एस 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 आर सी ऐप राउटर इम्पोर्ट एलियास। जब तक इसकी इंस्टॉलेशन हो जाए तो देखें यहाँ पर नेक्स्ट.js का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली बन गया। अब बनने के बाद जो है हम आगे इसमें काम करते हैं। तो यहाँ पर एस आर सी के फोल्डर के अंदर ऐप का फोल्डर है, ऐप के फोल्डर में पेज डॉट टी एस एक्स है। इसके रिटर्न के अंदर वाला जो डिव है इससे हम पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर एक फ्रैगमेंट लगा लेंगे, और फ्रैगमेंट जो है वो हमने लगा लिया। इस इमेज के टैग को भी अभी हटा देते हैं। तो ये है मेरा होम वाला कंपोनेंट। अब इस होम वाले कंपोनेंट को मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है। जैसे कि H1 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम होम पेज। तो ये मैंने लिख दिया। फ्रैगमेंट अगर आपको एरर दे रहा है तो आप क्विक फिक्स में जाकर import रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कर लें, तो वो एरर नहीं देगा। ठीक है, तो ये वैसे भी इसको रिएक्ट फ्रैगमेंट ही कहते हैं, तो वो रिएक्ट से जो है वो याद कर लेगा कि फ्रैगमेंट हमने यूज़ किया। इस पेज को चला कर देखते हैं, है ना। चलाते हैं इस पेज को। कैसे चलाएंगे, एन पी एम रन डेव। तो एन पी एम रन डेव करेंगे तो ये हमें एक लोकल होस्ट दे देगा 3000। तो इस लोकल होस्ट 3000 पर मैं क्लिक करूंगा। तो वो मुझे आई एम होम पेज दिखा रहा है। अब इस आई एम होम पेज को हम सेंटर में लेकर आते हैं। कैसे लेकर आएंगे सेंटर में, ग्लोबल डॉट सी एस एस में जाते हैं। यहाँ पर बॉडी को कहते हैं कि ये अपनी एक हाइट ले ले, 100 VH की अभी फ़िलहाल हाइट ले ले ये। और इससे कहते हैं कि ये डिस्प्ले को फ्लेक्स कर ले, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर ले, और अलाइन आइटम्स को सेंटर कर ले, और फ्लेक्स डायरेक्शन भी डिस्प्ले फ्लेक्स के नीचे मैं लिखूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलन कर ले। ठीक है, ये मैंने सी एस एस लिख दी है। अब हम जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं तो वो सेंटर में आ चुका है। आई एम होम पेज। अब ये हमें पता है कि आई एम होम पेज कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये आ रहा है मेरे ऐप के अंदर जो पेज डॉट टी एस एक्स है, मतलब जो मेरा मेन पेज डॉट टी एस एक्स है वहां से आ रहा है। आई एम होम पेज देखें H1 में लिखा है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कंपोनेंट एक बनाकर चलाऊं। अब कंपोनेंट बनाकर जब चलाऊंगा ना तो यहाँ पर मैं नीचे चलाऊंगा। तो मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। कंपोनेंट में मैं क्या बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ एक कंपोनेंट और उसका नाम मैं रखता हूँ पैरा। ठीक है, पैरा इसलिए रख रहा हूँ कि एक पैराग्राफ होगा ये, या इसको हम मैसेज भी रख सकते हैं। ठीक है, मैसेज का एक ये मेरा कंपोनेंट है। और यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाकर इसे कर देता हूँ बंद। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पर मैसेज का अपना कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट ये मैंने मेन पेज डॉट टी एस एक्स में चला तो दिया है, लेकिन ये कंपोनेंट अभी बना हुआ नहीं है, इसे मैं अभी बनाऊंगा। तो मैं भी यहाँ पर बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा, इसके नाम को कॉपी करता हूँ और एस आर सी के अंदर न्यू फोल्डर में कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनाता हूँ।
कंपोनेंट्स का फोल्डर मैंने बना लिया जो कि बिल्कुल खाली है। इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ, मैसेज डॉट टी एस एक्स की एक फाइल बना दी। अब आर एफ सी ई करके मैं यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ। थोड़ा अभी फिलहाल ना मैं इसको स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ के एरर्स जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे हमें। तो देखें यहाँ पर, तो ये जो यहाँ पर हमने कंपोनेंट बनाया है अपना मैसेज वाला, तो इसे अब क्या करते हैं, थोड़ा सेट करते हैं। तो इसे रिमूव करता हूँ, रिटर्न के अंदर यहाँ पर एक फ्रैगमेंट लगाता हूँ, और फ्रैगमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ H1। और H1 में हम यहाँ पर लिखेंगे आई एम मैसेज कंपोनेंट। ठीक है, आई मैसेज कंपोनेंट मैंने लिख दिया है। और ये जो है कंपोनेंट वहां पर चल भी रहे, कहाँ पर, मेरे पेज डॉट ईएसएक्स में, जो मेरा मेन पेज डॉट ईएसएक्स है उसमें चल भी रहे। इसमें जो एरर आने की वजह ये है कि ये हमने इंपोर्ट नहीं किया है। अगर हम इंपोर्ट कर लें तो क्या होगा कि एरर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इंपोर्ट जो है वो हमें ये याद रखना है कि जो हमारा इंपोर्ट होता है, नोड मॉड्यूल वाले जो इंपोर्ट होते हैं वो ऊपर की तरफ, और जो हमारे खुद के इंपोर्ट होते हैं वो नीचे की तरफ होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो मेरे कंपोनेंट का नाम है वो नाम पास्कल केस में होना चाहिए। जैसे कि मैसेज का मैंने एम कैपिटल लिखा है, देखें। तो पास्कल केस में क्या होना चाहिए, मेरे कंपोनेंट का नाम होना चाहिए। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि कंपोनेंट का नाम पास्कल केस में, और नोड मॉड्यूल वाला इंपोर्ट ऊपर की तरफ, और हमारे वाला जो इंपोर्ट होगा जो फोल्डर से आ रहा होगा वो उसके नीचे की तरफ। ठीक है। अच्छा, नोड मॉड्यूल वाले इंपोर्ट का पता कैसे चलता है, क्योंकि उसमें एट द रेट नहीं होगा और डॉट स्लैश नहीं होगा, डायरेक्ट लिखा होता है। यहाँ पर रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, जैसे वहां पर आता था ना इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ऐसे ही रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट आ रहा है। तो इस टाइप के इंपोर्ट नोड मॉड्यूल वाले इंपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट को चला तो दिया है, अब हम देखते हैं कि ये चला है भी कि नहीं चला है। ठीक है। तो अगर मैं इसे ओपन करूँ तो यहाँ पर देखें, इस जगह पर ये बताता है बकायदा कि आई एम होम पेज। ये आई एम होम पेज का जो ये वाला H1 है वो आ रहा है पेज डॉट टीएसएक्स से, जो कि ऐप के फोल्डर में। और आई एम मैसेज कंपोनेंट ये कहाँ से आ रहा है, ये मैसेज के कंपोनेंट से आ रहे हैं। ये हमने वहां पर लिखा था, तो दोनों चीजें आ गई हैं, सही तरीके से आ गई हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखें। अगर हम आ जाएं अपने पैकेज डॉट जेसन में, तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपको स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा मिलता है। जब भी आप अपने प्रोग्राम को देखते हैं या देखना चाहते हैं तो आप लिखते हैं ना npm run dev, लिखते हैं ना आप npm run dev। तो वो जो dev है वो इस स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ से चल रहे हैं। अगर आप उसको कहेंगे npm run build तो वो ये चला देगा। अगर आप उसको कहेंगे npm run start तो वो ये चला देगा। अब मसला ये है कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं क्या, ये डेवलपमेंट हमें समझ नहीं आती कि npm रन डेव कब करें, npm रन बिल्ड क्या होता है, और npm स्टार्ट क्या होता है। ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती। तो इसको समझते हैं। देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक एक है आपका डेवलपमेंट मोड। डेवलपमेंट मोड मतलब जब आप अपने कोड को लिख रहे होते हैं, अभी हम अपने कोड को लिख रहे हैं, तो लिखते टाइम कौन सा मोड होता है, डेवलपमेंट मोड। डेवलपमेंट मोड जो होता है वो होता है कोड लिखते टाइम। तो हम जब ये कहते हैं ना, इसको एक दूसरा मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जब मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर npm रन dev, तो npm रन dev के मतलब ये होता है
कि मेरे डेवलपमेंट मोड वाला सर्वर ऑन कर दो। और जैसे ही मैं अपने डेवलपमेंट मोड वाला सर्वर ऑन करवाता हूँ, तो क्या होता है, यहाँ ऊपर की तरफ इधर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ एक डॉट नेक्स्ट का फोल्डर बन जाता है। और ये जो डॉट नेक्स्ट का फोल्डर है, ये अपने अंदर क्या रखता है, बहुत सारी चीजें रखता है। देखें, ट्रेस का फोल्डर है, लोडेबल है, पैकेजेसन है, टाइप्स है, सेटेक्स, सर्वर, कैशे, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो टाइप्स के अंदर एप्स है, एप्स के अंदर पेज है। मतलब किसी को मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, ये इस टाइप की चीजें लिखी हैं। डॉट नेक्स्ट के फोल्डर के अंदर मैंने देखा ये। तो बंद कर देते हैं ऐप को, टाइप को बंद कर देते हैं, डॉट नेक्स्ट के फोल्डर को भी बंद कर देते हैं, इस फाइल को भी बंद कर देते हैं। ठीक है। तो npm रन डेव करते हैं ना, तो वो डेवलपमेंट मोड वाला सर्वर ऑन कर देता है। और डेवलपमेंट मोड वाला सर्वर जब ऑन करता है, तो आपको साथ में क्या मिलता है, आपको साथ में एक फीचर भी देता है। वो फीचर बताइए क्या है, वो है HRM। और दूसरी बात ये कि जो डेवलपमेंट मोड वाला सर्वर होता है, मतलब जो डेव लिख देते हैं हम यहाँ पर समझने के लिए, तो डेवलपमेंट मतलब है अभी मैं कोड लिख रहा हूँ, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कोड को लिख रहा हूँ। तो जब मैं डेवलपमेंट से चलाता हूँ ना, इसे npm रन डेव से, तो वो अपने साथ इस HRM वाले फीचर को भी ऑन करता है। अब ये जो HRM वाला फीचर है ना, ये HRM हिमेश रेशमिया नहीं है, ये है हॉट हॉट रीलोड मॉड्यूल है शायद। हाँ, हॉट रीलोड मॉड्यूल है ये हॉट रीलोड मॉड्यूल क्या करता है ना, कि आपका जो ये कोड लिखते हैं टाइम, जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, अगर उस कंपोनेंट में आप कोई चेंजिंग करते हैं, लेट सपोज एक करके देखते हैं, अपने मैसेज वाले कंपोनेंट के अंदर आते हैं, यहाँ पर आई एम मैसेज कंपोनेंट के नीचे लिख देते हैं H1 में, यहाँ पर ताहा लिख देते हैं, सही है। तो कर दी ना मैंने चेंजिंग। अब ये जब मैंने चेंजिंग की, तो ये चेंजिंग खुद ब खुद कहाँ पर दिखेगी, ये चीज़ हमें दिखेगी यहाँ पर। तो ये कैसे दिखी, मैंने तो कोई रिफ्रेश तो नहीं किया ना, या रीलोड तो नहीं किया यहाँ से, खुद ब खुद दिखी यहाँ पर। तो ये दिखने का मकसद ये है कि HRM काम कर रहा है यहाँ पर। मैंने डेवलपमेंट मोड वाला सर्वर ऑन किया, और नेक्स्ट ये समझ गया कि डेवलपमेंट मोड वाला सर्वर ऑन क्यों किया है। इसलिए किया क्योंकि अभी मैं कोड लिख रहा हूँ और देखते भी जा रहा हूँ मैंने क्या लिखा, क्या बनाया, देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ अपने वेब पेज में, यहाँ लिखते जा रहा हूँ, है ना, अभी अभी कोड कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ अभी मैं। और HRM उसके अंदर नेक्स्ट इनेबल कर देता है। मतलब HRM का काम ये है कि जब भी मैं कुछ लिखते रहूँ, तो वो उसको एक रीलोड करता रहे, हॉट रीलोड नाम है इसका, हॉट रीलोड मॉड्यूल HRM अपना काम करता रहे। तो जैसे जैसे मैं कुछ यहाँ पर देखते हैं, ट्राई करते हैं, इसको भी ओपन करता हूँ ताकि आप साथ के साथ देखें इसको। देखें, यहाँ से मैं करता हूँ ताहा के बाद अहमद लिखता हूँ, इसको देखते हैं, आ गया। यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा वो HRM क्या करेगा, वो उसको लोड करते रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर नजर आ जाती है ये चीज़। और डेवलपमेंट npm रन डेव के मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट रन वाला जो है वो चला दो, मॉड जो है वो चला दो। अब हमने ये देखा अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर कि यहाँ पर डेव के बाद बिल्ड भी तो है। तो बिल्ड में क्या होता है, बिल्ड जब हम लिखते हैं तो हम किस तरह लिखते हैं, देखें, हम लिखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं npm रन बिल्ड। तो npm रन बिल्ड लिखते हैं हम, जैसे हम npm रन डेव लिखते हैं ना, वैसे ही npm रन बिल्ड लिखते हैं। तो बिल्ड के मतलब ये होता है कि जब मैं अपने पूरे
प्रोजेक्ट को बना चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे कि अगर मैं एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ या कुछ कोई दूसरी वेबसाइट बना रहा हूँ ई कॉमर्स की, या कुछ और कुछ भी बना रहा हूँ, और वो मैं बना चुका हूँ, कंप्लीट हो गया मेरा सारा काम, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं npm रन बिल्ड करूँगा। तो npm रन बिल्ड करने का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो तैयार है। अब मैं बिल्ड करके ये देखना चाहता हूँ कि ये जब डिप्लॉय होगा, जब ये डिप्लॉय होगा इंटरनेट पर, जब ये आएगा तो उस वक्त ये कैसा दिखेगा, उस वक्त ये कैसा दिखेगा, अब ये देखना चाहते हैं। भाई टेस्टिंग भी तो चला के देखेंगे ना, अब कि npm रन बिल्ड करके मैं देखूं तो सही कि दूसरे यूजर्स को ये चीज़ कैसी दिखेगी। तो जब आप npm रन बिल्ड करते हैं, वो आपको बिल्ड करके आपका पूरा प्रोजेक्ट दे देता है, ऐसा देता है कि जैसा डिप्लॉय करके उसने दे दिया। अब आप उसमें एक एक चीज़ चेक कर रहे होते हैं, अगर वो सारी चीज़ें सही चल रही हैं, अगर उसमें सारी चीज़ें सही चल रही हैं तो ओके है, फिर आप डिप्लॉय कर दें उसको। अगर उसमें कोई एरर आपको नजर आया तो फिर आप वापस आए, कोड को ठीक कर दें, डेवलपमेंट में चलाकर चेक कर लें, ठीक है, फिर npm रन बिल्ड में भी चेक कर लें। तो ये दो डिफरेंस है। अब मैं npm रन बिल्ड को चेक करता हूँ, कैसे चेक करूंगा देखें। यहाँ पे सबसे पहले डॉट नेक्स्ट वाला जो ये है ना, इसको मैं फोल्डर को डिलीट करूंगा। ये फोल्डर कैसे बना, जब मैंने इसको बोला था npm रन डेव को कि सर्वर को चलाए, तब ये बना। तो इस सर्वर को पहले रोकते हैं, रोक दिया, यहाँ से नोड भी हट गया, मतलब रुक गया। अब ये डॉट नेक्स्ट वाला जो फोल्डर है उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर कहते हैं इससे कि npm रन बिल्ड करे, देखते हैं करेगा कि नहीं करेगा। तो इसने npm रन बिल्ड किया। अब देखें ऊपर डॉट नेक्स्ट का एक फोल्डर बनकर आ गया ना यहाँ पर दोबारा से, मैंने तो अभी डिलीट कर दिया था, अब दोबारा से बनकर आ गया यहाँ पर। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है वो भी अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक जुमला, यहाँ पर ये देखें सेंटेंस देखें, ये क्या कह रहे हैं, क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड। अब ये जो ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड है ना, इसके मतलब ये हमसे बताइए क्या कह रहे हैं। ये हमसे कह रहे हैं कि ये जो आपका npm रन बिल्ड है, ये npm रन बिल्ड जो है वो देखें, उसने बिल्ड कर दिया है, अभी वो कर रहा है, कंप्लीट नहीं किया है पूरा, अभी कर रहा है, उससे बिल्ड कर रहा है। तो वो एक ही दफ़ा बिल्ड कर रहा है, और ऐसा बिल्ड कर रहा है जैसे आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्ड हो रहा है, और अब ये डिप्लॉय होने के लिए तैयार है। तो अभी इसको करने देते हैं। आप देख रहे हैं ये npm रन डेव से भी ज़्यादा टाइम लगा रहा है, एक ही दफ़ा बिल्ड कर रहा है सारी चीज़ें। पूरा HTML बना रहा होगा यहाँ पर सर्वर में, जितने भी सर्वर कंपोनेंट हैं उनके HTML यहाँ पर ही क्रिएट कर रहा होगा। तो देखें हो गया, क्या क्या लिख कर दिया इसने, थोड़ा पढ़ते हैं, देखें कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है, लिंटिंग एंड चेकिंग वैलिडिटी ऑफ टाइप, ठीक है, कलेक्टिंग पेज डाटा, सारे पेजेस का डाटा कलेक्ट किया, स्टैटिक पेजेस जो है उसने कलेक्ट किया, कलेक्टिंग बिल्ड ट्रेस, फाइनलाइज पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद इसने कि स्टैटिक प्री रेंडर एज स्टैटिक कंटेंट, ये सारी चीज़ें इसने कर दी, और ये रुक भी गया, ये रुक गया ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना है, बिल्ड करने के बाद अगर आपको कोई चेंजिंग जैसे कि आपने npm रन बिल्ड किया, ये बिल्ड हो गया। अब आपने बिल्ड किया है ना, अब इसको समझें, डॉट नेक्स्ट का ये फोल्डर बना ऊपर, तो इस डॉट नेक्स्ट के फोल्डर को अगर आप देखें तो पहले से ज़्यादा चीज़ें बनी हैं इसमें, देख पा रहे हैं आप, पहले से ज़्यादा चीज़ें बनी हैं। और इसमें मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, इसके अंदर ना जो कोड जनरेट हुआ होगा, वो कोड ना मिनिफाइड फॉर्म में होता है। मिनिफाइड फॉर्म के मतलब ये होता है कि ना तो आप उस कोड को पढ़ सकते हैं, और ना ही उस कोड को आप चेंज कर सकते हैं।
एक दफा जो बन गया, स्टैटिक यहाँ पर लिख कर दे रहा है, ये स्टैटिक राउंड ब्रैकेट में देखें। इसने कंप्लीट आपके प्रोजेक्ट को एक दफा बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद उसने चीजें, अपने सारी चीजें यहाँ डॉट नेक्स्ट के फोल्डर में बनाकर रख ली। अब ये जो बनाकर इसने रखा है ना, तो आपके कोड को इसने एक मिनिफाइड फॉर्म में बनाया। मिनिफाइड फॉर्म आपके कोड का एक ऐसा फॉर्म होता है कि उसने आपके बड़े, बहुत सारे बड़े बड़े कोड को छोटा कर दिया, और ऐसा कर दिया कि ना तो वो रीडेबल है और ना ही वो मॉडिफाई हो सकता है। समझ रहे हैं? एक दफा बिल्ड हो गया, अब उसकी बिल्ड बन गई ना, तो ना तो वो रीडेबल है और ना वो मॉडिफाई हो सकता है। स्टैटिकली एक चीज जनरेट हो गई। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि npm रन बिल्ड हमने कर दिया, इसने डॉट नेक्स्ट का फोल्डर बना दिया और हमारे कोड को जो है वो उसमें मिनिफाइड फॉर्म में बना दिया। मिनिफाइड फॉर्म के मतलब ये हुआ कि जो है हम उसको पढ़ भी नहीं सकते, उसमें चेंज भी नहीं कर सकते, जो बन गया वो बन गया। तो ठीक है, अब इसको आगे क्या करें? बन तो गया। तो दोबारा पैकेज डॉट जेसन में जब आप आते हैं ना, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट। तीसरी चीज क्या लिखी हुई है, स्टार्ट। तो स्टार्ट के मतलब ये होता है कि अब मुझे चला कर देखना है। तो यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने बिल्ड कर लिया, मैंने बिल्ड कर लिया ना। अब देखें, यहाँ पर मैं करूँगा npm, लिखूंगा npm start। npm start लिखकर मैं एंटर करता हूँ। देखें क्या हो रहा है। कुछ जानी पहचानी चीज लग रही है ना ये, जैसे npm रन डेफ करते थे, वैसे ही npm start ने भी कुछ वैसा ही हमें ला कर दिया है कोड। अब ये कह रहा है कि भाई जो मैंने बिल्ड बनाई है ना ऊपर, ये जो पूरी बिल्ड बनाई है ना मैंने फाइल फॉर्म में आपका कोड करके बनाकर मैंने रख ली है सारी चीज़ें। HTML भी मेरे पास तैयार है, सब कुछ तैयार है। सब पहले से स्टैटिकली तैयार करके रखा है मैंने। और मैंने जैसे इसको बोला npm start, तो इसने क्या किया, इसने ये किया, इसने ये किया कि लोकल होस्ट 3000 के ऊपर अब ये आपको दिखा रहा है। आपको इसने क्या दे दिया कि एक होस्ट दे दिया आपको, और एक ऐसा यूआरएल आपको दे दिया जिसके ऊपर आप देखेंगे जैसे कि डिप्लॉयमेंट के बाद कैसा दिखता है। भाई हमने बिल्ड बनाया है तो बिल्ड को देखेंगे भी तो ना। तो उसी देखने के लिए उसने, हमने लिखा npm start, और npm start ने हमें क्या किया, एक लोकल होस्ट के ऊपर हमें दिखा दिया कि जो बिल्ड बनी है वो आप देख लें इस पर क्लिक करके। हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब जब क्लिक किया है, पहले वाले को मैं बंद कर देता हूँ, दूसरे वाले को यहाँ पर, ये आया है मेरे पास। अब मैं इसको देख रहा हूँ, ये कौन सा वाला दिख रहा है मुझे, ये डेवलपमेंट वाला नहीं है, ये मेरा बिल्ड वाला है। पूरा का पूरा तैयार होकर HTML वगैरह सारी चीज़ें वो यहाँ पर आई हैं। और ये यहाँ पर आने के बाद, एक सेकेंड रुकें, यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे कि इंटरनेट के ऊपर मेरी वेबसाइट जो है कोई भी यूज़र देख पाएगा। एज अ यूज़र मैं इसको देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे पता चल गया कि ये जो बिल्ड मैंने करके देखा है, इसमें मुझे गलती नज़र आ गई। क्या गलती नज़र आ गई कि ये जो अहमद है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए। ये गलती मुझे नज़र आ गई। तो अब मैं ये करूँगा कि अपने बिल्ड में मैंने ये गलती पकड़ ली ना, तो मैं अपने बिल्ड वाले सर्वर को रोकूंगा यहाँ से। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि पहले जब हम npm रन डेव में चलाते थे, तो वो यहाँ पर कंपाइलेशन वगैरह सारी चीज़ें कर रहा होता था। अभी देखें यहाँ पर नीचे कोई कोड नहीं आ रहा है, वही स्टार्टिंग और वही रेडी लिखा हुआ है, उसके नीचे कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसने पहले ही सारी मेहनत कर ली ना, पहले ही करके रखी है उसने। अब कम रिस्पॉन्स सिर्फ अगर बनेगा तो उस चीज़ का बनेगा कि कोई क्लाइंट साइड अगर कंपोनेंट काम करवाते हैं आप उससे, बटन दबाते हैं, वो कोई वैल्यू चेंज करता है, तो उन सब छोटी छोटी चीज़ों की कंपाइलेशन तो चलेगी यहाँ पर। वरना सारी चीज़ें उसने पहले से करके रखी हुई हैं। तो ये है, हमने इसको देखा बिल्ड करके, जैसे किसी इंटरनेट के ऊपर कोई यूज़र हमारी वेबसाइट को देखता है। खैर, तो वेबसाइट को डिप्लॉय करने से पहले ही हमने यहाँ पर अपनी ये चीज़ देख ली। अब इसमें गलती भी दिख गई मुझे कि यहाँ पर अहमद नहीं आना चाहिए।
तो अब मैं इस सर्वर को रोकता हूँ। कैसे रोकूंगा? कंट्रोल सी से टर्मिनेट करता हूँ मैं। रुक गया सर्वर। क्लियर कर देते हैं इसे। बंद कर दें। पैकेज जेसन को हटाते हैं यहाँ से। आ जाते हैं अपनी फाइल में। अब फाइल में मैं इससे कहूंगा कि भाई ये जो अहमद है ना, ये मुझे हटाने। हटा दिया। और इस अहमद को नीचे लिखना है मुझे, H1 में। नीचे आने चाहिए ये। अब ये मैंने कोड सही कर दिया अपना। अब जब कोड सही कर दिया मैंने, तो अब मैं डेवलपमेंट के टाइम पर देखना चाहता हूँ इसे। npm रन डेव करके, कि भाई मुझे दिखाओ, अभी मैं कोड लिख रहा हूँ तो मुझे दिखाओ कि क्या लिखा है मैंने, कैसा दिखता है ये। तो इसने मुझे एक लोकल होस्ट बनाकर दे दिया। इस लोकल होस्ट को मैं ओपन करता हूँ, तो ये लोकल होस्ट अभी यहाँ पे मुझे ओपन करके दे रहा है। अभी देखते हैं। तो हमारे पास बिल्ड के बाद क्या हुआ कि उसने, बिल्ड के बाद नहीं, सॉरी, हमने जो npm रन डेव किया है, तो npm रन डेव करने से मुझे एक लोकल होस्ट पे ये चीज़ें चल के मिली। मैंने अपना कोड ठीक कर लिया ना कोड ठीक। अब मैं सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ये तहा ऊपर आ रहा है, अहमद नीचे आ रहा है। मेरा कोड ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँ? डेवलपमेंट मोड को बंद करता हूँ। कंट्रोल सी एक साथ दबाऊंगा। ये पूछेगा टर्मिनेट करना है, मैं कहूँगा यस। कर दिया टर्मिनेट। मेरा कोड ठीक हो गया। अब मैं इससे कहता हूँ कि भाई npm रन बिल्ड। लो, npm को मैंने टर्न कर दिया। एक मिनट रुके। npm रन बिल्ड, इंटर। मेरे कोड में गलती थी, उसको सही मैंने बिल्ड कर दिया था पूरा। जब मैंने पूरा बिल्ड कर दिया था, तो उससे मैंने देखा कि एक चीज़ गलत है। तो वो जो गलत है, मैंने क्या किया, वापस में आया, अपने बिल्ड के उसको रोका। वापस में आया, मैंने कोड ठीक किया, npm रन डेव करके मैंने देखा कि डेवलपमेंट मोड में मुझे दिखे वो। तो वो दिखा मुझे कि हाँ ये था अहमद नीचे सही लिखा आ रहा है। डेवलपमेंट मोड में मैंने देख लिया कि सही आ रहा है। अब मैं इसको दोबारा से बिल्ड कर दे रहा हूँ। मैं सेटिस्फाई हो गया ना, मेरा कोड ठीक है, तो अब मैं दोबारा से बिल्ड कर दे रहा हूँ। अब ये दोबारा बिल्ड हो रहा है। एक दफ़ा ये बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसे चला कर भी देखूंगा कि बिल्ड होने के बाद क्या बिल्ड हुआ। npm स्टार्ट करके लोकल होस्ट दे देगा मुझे वो। उस पर चला कर देखूंगा मैं। तो जब चला कर देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा, और मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तो फिर जब मैं मुतमईन हो जाऊंगा तो मैं डिप्लॉय कर दूंगा। अभी देखें, इसने कर दिया, बिल्ड कर दिया। अब इसको मैं करता हूँ npm स्टार्ट करता हूँ। npm स्टार्ट यहाँ से मैं करता हूँ। ये मुझे अभी लोकल होस्ट दे दिया इसने, कि आप इसमें देख सकते हैं अपनी बिल्ड की हुई प्रोजेक्ट को, आप देख सकते हैं इस होस्ट में। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखें कितना फास्ट आया है ये, है ना? फास्ट 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 आया है। तो ताहा अहमद लिखा नजर आ रहा है, और ऐसा ही तो था। तो अब मैं सेटिस्फाई हो गया ना कि हाँ ये चीज़ सही आ रही है यहाँ पर, बिल्ड के ऊपर भी। तो अब मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ इसको। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। समझ आ रही है बात? अब मैं डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ इसकी। तो ये है बेसिक सा डिफरेंस आपके npm रन डेफ, npm बिल्ड और npm स्टार्ट में। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। देखें, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं कि क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इसके लिए हमें एक ड्राइंग बनाने की ज़रूरत है। तो ड्राइंग बनाकर हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पर ये है ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है। और ये जो स्क्रीन है वो है लोकल होस्ट।
लोकल होस्ट 3000 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये मेरा ब्राउज़र है। अब ये जो ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र कभी जो है ना वो नाराज़ होता है, और क्या होता है कि कभी खुश होता है ये। ये तो नीलम मुनीर वाले डॉट बन गए इसके मुंह पे, देखें। इसको साइड में रख देते हैं। ठीक है, इसको भी रख देते हैं साइड में। अब लोकल होस्ट 3000 जो है ना, ये मेरा ब्राउज़र है। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता चले लोकल होस्ट 3000 ब्राउज़र है। ठीक है। अब जो है आपका एक है सर्वर कंपोनेंट। जो सर्वर कंपोनेंट है वो बेसिकली, वो अपने अंदर कुछ कोड रखता है, और एक है आपके पास क्लाइंट कंपोनेंट। अब ये, इससे हम ना बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। क्या है कि दो आपके पास कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है आपका सर्वर कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट है आपका क्लाइंट कंपोनेंट। अब जो ये क्लाइंट कंपोनेंट है और सर्वर कंपोनेंट है, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि सर्वर कंपोनेंट अपना पूरा कोड जो है वो तैयार करके लाता है किसमें, HTML का जो पूरा कोड है वो तैयार करके लाता है। ठीक है। और जाहिर सी बात है ना कि जब आप अपने HTML को तैयार करके लाएंगे, तो आपका जो लोकल होस्ट है उसको मेहनत नहीं करनी। तो जब मेहनत नहीं करनी है तो क्या होगा, वो खुश हो जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से अगर हम इसे देखें, अपने क्लाइंट कंपोनेंट को, जो जो मेरा क्लाइंट कंपोनेंट होता है वो जावा स्क्रिप्ट जो है ना की शक्ल में इनिश मतलब थोड़ा सा HTML, जिसको हम कहते हैं कि HTML का बॉयलर प्लेट, सिर्फ भले आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हों, लेकिन वो क्या करता है, लेकर के आता है साथ में ब्राउज़र के पास। वो लेकर आता है HTML का बॉयलर प्लेट, और उसके साथ जितनी भी कोड आपने लिखा है ना वो सब कुछ जावा स्क्रिप्ट में करके लेकर आता है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट में क्यों लाता है करके, वो इसलिए लाता है क्योंकि आपके सर्वर को और ब्राउज़र को, दोनों को ना तो नेक्स्ट.js समझ आता है, ना JSX TSX समझ आती है, ना टाइप स्क्रिप्ट समझ आती है, उसको सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट समझ आती है। तो वो क्या लाता है, भर भर के जावा स्क्रिप्ट लेकर आ जाता है वो उसके आपके क्लाइंट कंपोनेंट, किसके लिए, लो ये इसके लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियल इनिशियल HTML, जिसको हम कहेंगे कि बॉयलर प्लेट समझ लेते हैं, वो लेकर आया, और बॉयलर प्लेट के साथ क्या लेकर आया, बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट। अब जब जावा स्क्रिप्ट लाया तो आपके ब्राउज़र को मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपका ब्राउज़र क्या करेगा, वो आपके जावा स्क्रिप्ट को रेंडर करेगा, जावा स्क्रिप्ट को पढ़ेगा, और पढ़ पढ़ के कंपोनेंट्स बनाएगा और दिखाएगा। तो ये क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट का एक बेसिक जो है ना वो डिफरेंस है। सर्वर कंपोनेंट अपना पूरा कोड लेकर आता है, और क्लाइंट कंपोनेंट जो है वो मेहनत करवाता है, किससे, हमारे ब्राउज़र से ही मेहनत करवा रहा होता है। तो ब्राउज़र जो है वो थक जाता है। ठीक है, ब्राउज़र जो है वो हमारे
जावा स्क्रिप्ट के कोड को यहाँ पर ही सारी चीज़ें सेटिंग कर रहा होता है क्लाइंट कंपोनेंट की, तो उसको मेहनत करनी पड़ती है, तो इसमें वो खुश नहीं होता। और अगर इसको सर्वर कंपोनेंट मिलता है, तो सर्वर कंपोनेंट में ये खुश इसलिए होता है क्योंकि सारी चीज़ें पहले से HTML और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पहले से ये करा कर लाता है। और करने के बाद जो है वो आपके ब्राउज़र के ऊपर लोड नहीं पड़ता, उसको सिर्फ क्या होता है, दिखाना ही तो है, पूरा कोड लिखा हुआ है दिखा देगा स्क्रीन में। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई? अब अगर आई ये वाली बात समझ में, तो हम ये समझते हैं कि ये जो हो रहा है ये हो किस तरह रहा है। देखें, जो हमारा सर्वर कंपोनेंट होता है, वो सर्वर कंपोनेंट जाकर, जब हम बोलते हैं ना उसको npm run build, तो हमारा सर्वर कंपोनेंट जाता है हमारे सर्वर के पास। और सर्वर कौन है? सर्वर है नोड जेएस। अब नोड जेएस को ये कहता है, ये नोड जेएस को कहता है कि भाई मैं आ रहा हूँ, ठीक है, अपने कोड को लेकर। सर्वर का कौन सा कोड, JSX TSX जो भी लिखा हुआ है वो कोड लेकर आता है ये। और वो कोड ये लेकर आता है और यहाँ से नोड जेएस के अंदर आ जाता है। अब नोड जेएस क्या करता है, नोड जेएस इसके सारे कोड को पढ़ता है एक एक करके, और उनको डिफरेंशिएट करने के बाद उसको टैग लगाकर दे देता है क्या, कि अब आपका जो कोड है वो HTML में जावास्क्रिप्ट में सारी चीज़ों में कन्वर्टेड है, आपका कोड पूरा तैयार है, ये लो कोड तैयार है। अब जब कोड तैयार है, तो वो जो कोड है वो क्या होता है, वो यहाँ पर चले जाते हैं, और आपका जो ये है ब्राउज़र, इसको टेंशन ही नहीं होती, ये मुस्कुरा रहे हैं अभी भी, देखें। अब यही सिनेरियो अगर आप देखें ना, इसको मैं साइड में कर दूं, ये तो हमने समझ लिया, इसको साइड में कर देते हैं हमारे क्लाइंट कंपोनेंट के साथ। तो हमारा क्लाइंट कंपोनेंट क्या करता है कि वो भी अपना कोड लेकर आता है, वो अपना कोड लेकर आता है। तो जैसे ही वो अपना कोड लेकर आता है, तो नोड जेएस देखता है कि ये क्लाइंट कंपोनेंट है। अब क्लाइंट कंपोनेंट को वो पता है क्या देता है, वो देता है HTML, वो भी कौन सा, इनिशियल HTML, मतलब बॉयलर प्लेट समझ लें, है ना, बॉयलर प्लेट समझ लें आप, उसका बॉयलर प्लेट का क्या, HTML, ये इसको दे देते हैं। और बाकी के जो JSX TSX के कोड हैं इसके, उसको जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही रखता है। अब जो ये है आपका क्लाइंट कंपोनेंट, इसको ये निकालता है बाहर और दे देता है आपके लोकल होस्ट को। अब लोकल होस्ट के पास बॉयलर प्लेट और जावा स्क्रिप्ट आई, तो अब इसको आ जाता है गुस्सा, क्योंकि इसको अब यहाँ पर मेहनत करनी है, और ये मेहनत करके क्या करेगा, क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको वो यहाँ से सेट करेगा और फिर अपनी स्क्रीन में दिखाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट, ये दो चीज़ें आपके लोग, ये आपके ब्राउज़र के ऊपर किस तरीके से आती हैं और चलती हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस तो देख लें हम पहले। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि कंपोनेंट जो है वो, चाहे हो आपका क्लाइंट वाला या हो आपका सर्वर वाला, वो होता तो एक ही जैसा ही है, और वो दोनों चल भी कहाँ पर हैं, ब्राउज़र पर ही चल रहे हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंशिएट होती है ना, वो डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं हम कि एक के ऊपर हम लिखते हैं यूज क्लाइंट, तब वो जाकर बनता है क्लाइंट कंपोनेंट।
और दूसरे के ऊपर यूज क्लाइंट लिखा नहीं होता, इसीलिए जो है वो सर्वर कंपोनेंट रहता है। सर्वर कंपोनेंट, क्लाइंट कंपोनेंट। समझ आई बात? और यहाँ पर क्या हो रहा था, नोड जेएस जब ये कन्वर्जन कर रहा था तो इसको हम कहेंगे कि रेंडरिंग हो रही थी। यहाँ पर सर्वर कंपोनेंट की रेंडरिंग और क्लाइंट कंपोनेंट की रेंडरिंग, उसकी फाइल की कन्वर्जन वो कर रहा था, और वो देता है किसको, सीधा फिर आपके ब्राउजर को। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि क्लाइंट कंपोनेंट जो है वो उस वक्त बनता है जब यूज क्लाइंट उसके ऊपर लिखा होता है। अब यूज क्लाइंट लिखने से फायदा क्या क्या है कि अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि यूज क्लाइंट अगर आप लिखते हैं तो आपको यहाँ पर फायदा ये होता है कि आप उसमें हुक यूज कर सकते हैं। हुक्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और हुक्स आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपका यूजर इंटरफेस चेंज होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूज क्लाइंट लिख के उससे एक क्लाइंट कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे कि अगर यूजर इंटरफेस में कोई भी चीज़ चेंज होती है ना, तो आप ये कर सकते हैं। सर्वर कंपोनेंट हम क्यों बनाते हैं? सर्वर कंपोनेंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर आपको अपने सर्वर के ऊपर ही कोई फाइल रीड करवानी है, जैसे कि हमने पढ़ी है ये चीज़ तो हमें समझ आ जाएगी। फैचिंग करवाने हैं डाटा एपीआई से, अगर डाटा फैच कराने हैं तो क्या होगा, वो डाटा फैच करके हमें दे देगा। पहले वो डाटा फैच करेगा, फिर वो पूरे एचटीएमएल को तैयार करेगा नोड जेएस में रहते हुए, उसके बाद वो ब्राउज़र की तरफ चला जाएगा। सर्वर कंपोनेंट में डाटा फैचिंग तो होती है, बैक एंड के कोड हम इसमें ही लिखते हैं, और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना, वो हम इसमें ही लिखते हैं। अगर कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें हम इसमें ही लिखते हैं। या कोई हमारी ऐसी डिपेंडेंसी है जो कि बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सर्वर पर रहते हुए ही उस डिपेंडेंसी को पूरे तरीके से बना लें, बिल्ड कर लें, और फिर हम लेकर जाएं किसके पास, हमारे ब्राउज़र के पास। ताकि क्या होगा, ब्राउज़र के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, और यूज़र को दिखेगा नहीं कि कोई चीज़ जो है वो टाइम ले रही है। पीछे से पूरा टाइम लेकर वो क्या होगा, सामने की तरफ आ जाएगा ब्राउज़र में। तो जो लार्ज टाइप की आपकी डिपेंडेंसी होती है, वो सारी चीज़ें भी आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रखकर चला सकते हैं। और ये जो है आपका क्लाइंट कंपोनेंट, इसमें आप ज़्यादातर क्या करेंगे, आप यहाँ पर हुक्स बनाते हैं। यूआई अगर आपका कोई चेंज हो रहा है, जैसे कि कुछ लिखा हुआ है वो चेंज हो रहा है आपके बटन दबाने पर या कुछ करने पर, तो वो चीज़ें आप क्लाइंट कंपोनेंट में बनाते हैं और इसमें हुक्स भी यूज़ करते हैं। और इवेंट लिसनर आप बनाते हैं। इवेंट लिसनर मतलब बटन बनाया तो ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया, इनपुट बॉक्स बनाया तो उसके अंदर ऑन चेंज इवेंट लगा दिया। तो इस तरीके से आप इवेंट लिसनर इसके अंदर यूज करते हैं। और ब्राउजर की एपीआईज वगैरह भी इसके अंदर यूज होती हैं। ब्राउजर की एपीआई कौन सी है? ये लग रहा है कि कुछ नया है, हमने पहले पढ़ा ही नहीं है। ब्राउजर की जो एपीआई होती है वो होती है आपके सेट टाइम आउट का फंक्शन और सेट इंटरवल का फंक्शन। इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम डिले क्रिएट करते हैं। तो ब्राउजर की एपीआईज जो होती हैं वो ये होती हैं। हुक्स में यूज स्टेट आपके पास अभी आपने पढ़ा है, यूज इफेक्ट आपके पास आ जाता है, यूज रिड्यूसर हो क्या है वो आपके पास आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो हुक्स में आपके पास जो है वो स्टेट है, आपके पास इफेक्ट वाला है, और आपके पास रेफ वाला है।
रिड्यूसर है, आई थिंक रेफ नहीं है, रिड्यूसर। तो ये है कुछ मेन डिफरेंस। यूज क्लाइंट लिखने के बाद सेट टाइम आउट, इवेंट लिसनर्स जो कि ब्राउजर के एपीआईज होते हैं, यूआई चेंज होना, हुक्स का यूज करना, इन तमाम चीज़ों को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हम अपना क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं, यूज क्लाइंट उसके ऊपर लिखते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। और अगर हमें सिंपल डाटा फैचिंग करानी है, और ये कराना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब डाटा फैच होगा तो मेरे आगे का जो भी मैंने HTML लिखा है उसके ऊपर वो दिखेगा। तो डाटा फैच पहले कराएं, डाटा जब आ जाए तो उसके बाद क्या हो, HTML में चीज़ें दिख जाएं, और ये सारा काम सर्वर के ऊपर हो जाए, और फिर मुझे कहाँ पर दिख जाए, मेरे ब्राउज़र पर दिख जाए। बैक एंड कोड आप इसमें लिख सकते हैं। बैक एंड कोड के मतलब यही हो गया कि आप कोई डाटा फैच करवा रहे हैं या कुछ डाटा बेस से भी आप चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, तो बैक एंड कोड हो गए। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब आप कोई सेंसिटिव ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आप चाहते हैं कि वो बज़ाहिर तौर पर आपको उसमें ना दिखे, किस में ना दिखे, ब्राउज़र के ऊपर होती हुई ना दिखे, तो आप ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप सर्वर कंपोनेंट में ही रखकर चला लेते हैं। और कोई ऐसी डिपेंडेंसीज जो कि बहुत बड़ी है, आप चाहते हैं कि इसके चक्कर में बहुत डिले आ जाएगा, तो उसको आप चाहते हैं पहले ही वो हो जाए, डिपेंडेंसी सारी चीज़ें पहले चल जाएं, उसके बाद ब्राउज़र पे जाकर ये दिखे मेरा कंपोनेंट। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है किसका, क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट। तो इसमें आपने ये देखा कि वो कैसे चलता है लोकल होस्ट के ऊपर, और नोड जेएस का क्या इसमें रोल है इन दोनों को जो है वो कंपाइल करने में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर अगर हम वापस आ जाएं और अब आ जाएं ऐप के अंदर, जो पेज डॉट TSX है मेरा, उससे अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या दिखता है। उसमें हमें ये दिखता है कि एक H1 है जो कि कहता है आई एम होम पेज, और वो ये कहता है कि एक मैसेज का कंपोनेंट चला रहा है वो। मैसेज का कंपोनेंट देखते हैं, मैसेज के कंपोनेंट के अंदर जब हम जाते हैं तो एक H1 लगा है, आई एम मैसेज कंपोनेंट कहता है वो, और एक H1 है ताहा और एक H1 है अहमद, इन दोनों को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ से आऊँगा, ये जो है मेरा बिल्ड वाला जो है वो चल रहा है। तो ये बिल्ड मेरा चल कहाँ पर है, लोकल होस्ट 3000 में। लोकल होस्ट 3000 को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, तो यहाँ से आप जितनी दफ़ा भी रिफ्रेश करेंगे ये मत हटने वाला नहीं है। क्यों नहीं हटने वाला, क्योंकि ये npm रन बिल्ड से चला था, इसीलिए इसका कोड एक दफ़ा लिखा गया तो लिखा गया, अब ये स्टैटिक हो चुका है, स्टैटिक हो चुका है, तो हमें डेवलपमेंट वाला सर्वर ऑन करना चाहिए, ना कि ये वाला। ठीक है, तो कैसे करें, इसको बंद करते हैं, टर्मिनेट करते हैं पहले, Ctrl+C, अगर ये हो जाए तो। तो यहाँ से वाई लिखकर टर्मिनेट कर देंगे, और इससे अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा डॉट नेक्स्ट वाला फोल्डर है तो उससे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm रन dev, तो डेवलपमेंट की तरह ये इससे चला देगा, डॉट नेक्स्ट का एक नया फोल्डर बन जाएगा वहाँ पर, और मुझे लोकल होस्ट दे देगा, मैं इस पर क्लिक करके इसे देख सकता हूँ। चलें, जब तक ये लोड कर रहा है इसे हम आगे का काम करते हैं। तो मैसेज के कंपोनेंट में लिखा है आई एम मैसेज कंपोनेंट, और पेज डॉट TSX में क्या लिखा है, आई एम होम पेज। इसके नीचे ये मैसेज का कंपोनेंट चल भी रहा है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ जो है वो अ, बल्कि आपने नहीं सुनी, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आप फोर लूप का यूज़ नहीं कर सकते। किसके अंदर, अपने TSX के अंदर आप नहीं कर सकते फोर लूप का यूज़। और TSX से मेरा मतलब है इस रिटर्न के अंदर। रिटर्न के अंदर जो HTML आप लिखते हैं ना, इस HTML को बेसिकली कहते हैं JSX या TSX कह लें। तो इसके अंदर अगर आपको अपनी टाइप स्क्रिप्ट लिखनी होती है तो आप करली ब्रैकेट लगाते हैं, और करली ब्रैकेट लगाने के बाद आप टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये जो आपको करली ब्रैकेट के अंदर टाइप स्क्रिप्ट लिखने दी जा रही है, ये आपको पूरी टाइप स्क्रिप्ट लिखने नहीं दी जाती। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें अलाउ नहीं है इसके अंदर लिखना। जैसे कि क्या अलाउ नहीं है, फोर लूप अलाउ नहीं है लिखना, इफ एल्स की कंडीशन अलाउ नहीं है लिखना। तो
फोर लूप से अगर हम देखें कि उससे हमें क्या बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप समझिएगा कि फोर लूप अलाउ नहीं है तो कितना बड़ा नुकसान है हमारा। अब लेट सपोज इसको मैं ऐसे ऐसे साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, और मैसेज का जो ये मेरा कंपोनेंट है ना, ये वाला, इसको मैं चलाता हूँ दूसरी दफा। चला दूसरी दफा, तीसरी, चौथी दफा। अब जो मेरा HRM है वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं रियल टाइम में कि आपने ये चेंजिंग कर दी इसमें। 4 दफा चला दिया, बिल्कुल चला दिया 4 दफा। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये आप लूप के साथ भी चला सकते हैं 4 दफा, और ये बहुत मज़ेदार है और आपके बहुत काम आने वाली है। देखें किस तरह। आपने 4 दफा इसको चलाया, ठीक है, मैं यहाँ पर लूप के साथ कैसे चलाऊंगा, उससे पहले मैं देखें, मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आप भूल ना जाए, मुझे पता है आप भूल जाएंगे। कि फोर लूप, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, TSX में फोर लूप यूज नहीं करते, ठीक है। TSX में फोर लूप यूज नहीं करते। TSX मतलब रिटर्न के अंदर जो ये HTML लिखी है ना, इसके बीच में जब कर्ली ब्रैकेट लगाकर आप कोशिश करते हैं टाइप स्क्रिप्ट लिखने की, तो उसमें फोर लूप आपको वो अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो खैर, इसको भूलिएगा मत, हम आ जाते हैं इधर वापस। 4 4 दफा हमने चला लिया इसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसे लूप में चलाऊं। तो लूप में कैसे चलता है ये, मैं एक एरे बनाता हूँ, ARR के नाम से एक एरे बनाता हूँ। एरे की वैल्यूज देता हूँ, मैं वैल्यू देता हूँ 1 2 3 4 5। तीन ही दे देते हैं, पांच नहीं, सही है, 1 2 3। आपको तो पता ही है ना, एक एरे के अंदर कितने मर्जी भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो इसमें 3 एलिमेंट हमने लिख दिया अभी। और जीरो इंडेक्स पर 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पर 2 है, और सेकंड इंडेक्स पर 3 है। एरे है ये मेरा सिंपल सा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने, इसको खोल लेते हैं साइड बाय साइड, अगर ये हमें दिखाए तो, हाँ ठीक है। इस वाले मैसेज को कर देता हूँ डिलीट। 4 दफा चलाया था, 3 हो गया। इससे भी डिलीट कर देते हैं, 2 हो जाएगा। इससे भी डिलीट कर देते हैं, और इससे भी डिलीट कर देते हैं, गायब हो गया। अगर मैसेज के कंपोनेंट को मुझे चलाना था 4 दफा, तो मुझे 4 दफा उसे कॉल कराना पड़ रहा था, है ना, मुझे कॉल कराना पड़ता है। अब मैं क्या करूंगा, लूप में चलाऊंगा। लूप में किस तरह मैं चला सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देंगे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं हम। कर्ली ब्रैकेट के मतलब क्या हुआ, कर्ली ब्रैकेट के मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं, और इस टाइप स्क्रिप्ट में आपको लूपिंग करनी है। और यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया कि फोर लूप अलाउ नहीं है, तो आपको क्या अलाउ है यहाँ पर, डॉट मैप का मेथड अलाउ है। डॉट मैप का मेथड अलाउ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि हमें क्या अलाउ है। हमें TSX में डॉट मैप मेथड अलाउ है, ठीक है। तो डॉट मैप से करेंगे, कैसे करेंगे, डॉट मैप एक एरे का मेथड है ना, तो याद करें। इसको मैं स्क्रीन अगर थोड़ी बड़ी कर दूं, ये देखते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इसे, है ना, थोड़ा सही है। तो यहाँ पर डॉट मैप अगर मैं जो लिखना है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता ना, मुझे पहले एरे का नाम लिखना पड़ता है, फिर डॉट मैप लिखते हैं। तो एरे का नाम क्या है, ARR, डॉट मैप लिख दिया। अब एरे का ये मेथड है, ये मेथड किसका है, एरे का मेथड है, तो ये सही चलेगा यहाँ पर। अब मैप के बाद क्या देना पड़ता है मुझे, राउंड ब्रैकेट। मैप के अंदर क्या आता है वो भी आपको याद होगा, मैप के अंदर आता है एक एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन बना लेते हैं, बना लिया एरो फंक्शन। अब ARR की जो ये वैल्यूज हैं 1 2 3, ये एक एक करके आपके मैप के एरो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर बनेगा, आइटम बना देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ आइटम। तो एक एक करके ये आइटम के पैरामीटर के अंदर आती जाएंगी, वैल्यूज जो है आपकी, एक एक करके आती जाएंगी। तो सबसे पहले आएगा 1,
तो जब 1 की बारी आई और वो आइटम में आया, तो हम इससे कहेंगे कि भाई रिटर्न करा दो। रिटर्न करा सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि आपने करली ब्रैकेट लिखा है। अगर आप करली ब्रैकेट नहीं लगाते तो रिटर्न लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम करली ब्रैकेट हमने लगाया तो हम रिटर्न भी लिखेंगे। क्या रिटर्न कराने? तो रिटर्न हमें कराना है एक कंपोनेंट, जो कि है मैसेज वाला कंपोनेंट। अब यहाँ पर आप देखें, अगर ये इसको कर दे, कंपाइल कर दे, तो फिर देखते हैं। देखें क्या हुआ। 3 दफा चल गया खुद ही, 1, 2 और 3। अब ये कैसे चला, इसको जरा देखते हैं, कैसे चला होगा इसको देखते हैं। असल में आपने अपने एरे के अंदर 3 वैल्यू रखी, इसको कोई कंसर्न नहीं है कि वो 1 क्या लिखा है, 2 क्या लिखा है, 3 क्या लिखा है। उसको ये पता है 3 चीजें हैं ये क्या है, 3 चीजें हैं ये। और डॉट मैप कितनी दफा चलेगा? 3 दफा चलेगा, 1, 2, 3। अब आपके एरे में 3 चीजें रखी हुई हैं, तो डॉट मैप 3 दफा चलेगा। तो जब पहली दफा ये चला ना, तो 1 आया इसके अंदर आइटम में, और उसने रिटर्न किया आपके इस कंपोनेंट को। तो आपका कंपोनेंट चल गया, ये देखें पहला वाला आपका ये कंपोनेंट चल गया। फिर 2 की बारी आई, 2 इस आइटम में आया, और जैसे ही इस आइटम में आया ये, तो ये जो है ये दूसरी दफा चल गया। और ये जो 3 है, ये जब इस आइटम के पैरामीटर में इसकी वैल्यू आई 3 की, तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज यहाँ से चला, और आपको यहाँ पर ये मैसेज लिखा नजर आ रहा है। तो 3 दफा चल गया, हमने नहीं चलाया इसको 3 दफा। अब मैजिक ये है कि अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूं, जरूरी नहीं है 4, 5, 6 लिखूं, मैं लिख दूं 9, 8, 7, 6, क्योंकि इससे तो इसको कोई कंसर्न है ही नहीं ना कि अंदर नंबर क्या है। वो तो सिर्फ ये देख रहा है कि हैं कितनी सारी वैल्यूज, कितनी सारी वैल्यूज लिखी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी लिखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यूज लिखी हैं यहाँ पर। तो वो 7 दफा चला दिया इसने, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये है लूपिंग आपके कंपोनेंट के ऊपर। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी आप लूप करते हैं ना, तो यहाँ पर जो डॉट डॉट मैप के अंदर आप जो पैरामीटर देते हैं, उस पैरामीटर में हमने टाइप स्क्रिप्ट में इसको पढ़ा नहीं था, लेकिन ये होता है आपके इसके साथ, पैरामीटर के साथ एक पैरामीटर और होता है, उसको हम कहते हैं इंडेक्स। और वो इंडेक्स पता है क्या करता है? वो इंडेक्स आपके इन वैल्यूज के इंडेक्स नंबर को याद रखता है। जैसे 3 जो है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है। 9 का इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है। इंडेक्स नंबर को याद रखा है, ये रखता है डॉट मैप के इस पैरामीटर के अंदर। आइटम के अंदर तो देखिए ये वैल्यूज आएंगी ना, इंडेक्स के अंदर क्या आएगी, इसके इंडेक्स नंबर। और इसके इंडेक्स नंबर को हम हमेशा जब भी कोई अपने ऐसे कंपोनेंट वगैरह यूज करते हैं ना, ऐसे कॉल करते हैं। ये थोड़ा और अगर छोटा हो जाए तो, नहीं होगा ये छोटा, कोई बात नहीं, हम ही छोटा, अपनी स्क्रीन छोटी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब भी कोई कंपोनेंट ऐसे कॉल कराते हैं ना, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर एक देते हैं हम की। और की जो है उसको हम यहाँ पर बताते हैं कि अपने अंदर एक इंडेक्स रख लो। अब ये क्यों ज़रूरी क्यों होता है, ये आप हर जगह पर देखेंगे ऐसा होता है। अगर आप डॉट मैप को देखेंगे लूपिंग होते हुए आपके कंपोनेंट में, तो आप की को भी लाजमी देखेंगे। ये इसलिए होता है कि ये जो आपका डॉट मैप है, ये आपके मैसेज वाले कंपोनेंट को चला रहा है 7 दफा। और जब इसने पहली दफा चलाया और आखिरी दफा चलाया, तो पहले और आखिरी तक पहुंचने में 7 दफा रेंडरिंग की है ना आपके कंपोनेंट को। पहली दफा चलाया, दूसरी दफा चलाया, तीसरी दफा चलाया, चौथी दफा चलाया, पांच। तो बताओ, देखें नए जब, नए चूहा आ रहे हैं तो अभी मुसीबत हो गई। देखें जब ये आप चलाते हैं ना इसे, तो क्या होता है
कि यहाँ पर ये जो मैसेज का कंपोनेंट है ये चलता है, और इसके अंदर जो आपने ये की दी है, ये की यूनिक, इसकी यूनिकनेस बताती है। मतलब देखें, पहले वाले मैसेज के कंपोनेंट को अगर आप कहें कि दूसरे वाला जो मैसेज का कंपोनेंट है उससे अलग करो, तो वो कैसे अलग करेगा? वो इसी इंडेक्स के बिहाफ में अलग करता है। उसको कोई भी जरूरी नहीं है कि आप ये इंडेक्स दें, अब उसको कोई भी यूनिक नंबर देकर अपने कंपोनेंट को अलग बना सकते हैं। मेरे कहने का ये मकसद है। उसको चाहिए एक अलग नंबर, जैसे कि वो ये कहता है कि 7 दफा अगर चला रहे हो तो 7 दफा चला लें आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन हर कंपोनेंट की पहचान नेक्स्ट जेएस को अलग से चाहिए। तो मैं इसको बोलूंगा कि ये जो तीसरा वाला जो ये कंपोनेंट है, ये दूसरे वाले से अलग कैसे है? तो नेक्स्ट जेएस फिर मुझे बताएगा कि ये तीसरा वाला ऐसे अलग है कि इसके अंदर जो की पास हुई है ना, वो 3 है, सॉरी वो 2 है, और जो इसके अंदर जो की पास हुई है ना वो 1 है, और इसके अंदर जो की पास की थी आपने वो 0 है। तो अब नेक्स्ट जेस भी समझता है कि मेरा ये वाला मैसेज का कंपोनेंट इससे अलग है, और ये वाला मैसेज का कंपोनेंट इससे अलग है। क्यों? क्योंकि हैं तो तीनों एक ही, लेकिन तीनों के पास कीज अलग 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 जा रही हैं। और कीज अलग 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 होने की वजह से क्या हुआ? अलग अलग कंपोनेंट को वो डिफरेंशिएट कर पाया कि हैं तो एक ही कंपोनेंट, लेकिन उसको अब पता है कि भाई ये जो है ना वो इससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पास की अलग है, इसके पास भी की अलग है। तो इससे क्या हुआ, नेक्स्ट जेएस को कंफ्यूजन नहीं हुई। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप डॉट मैप लगाएंगे तो डॉट मैप के अंदर आप एरो फंक्शन बनाते हैं, और एरो फंक्शन के साथ आपको पैरामीटर तो मिलता ही है बनाने के लिए, उसके साथ आप एक इंडेक्स भी बना सकते हैं, और उस इंडेक्स को आप की के तौर पे यूज भी कर सकते हैं एज अ प्रॉप्स यहाँ पर अपने कंपोनेंट में। तो ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसकी, और वो 2 मिनट में देना चाहता हूँ मैं। देखें, मैसेज के कंपोनेंट में आ गए, यहाँ पर मैं अपना बनाऊंगा एक यू एल का टैग। यू एल का जो मेरा टैग है इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे चलाना है। इस तरह नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इस तरह नहीं करते, आसान रखते हैं। 2 मिनट में मुझे बताना है ना आपको, तो मैं इस तरह करता हूँ कि एक एरे बना लेते हैं यहाँ पर, और एरे जो है वो कहेगा कि एप्पल, स्ट्रिंग वाला एप्पल, और बनाना स्ट्रिंग, और ऑरेंज। ठीक है, ये 3 चीजें बन गई ना। अब मैं यहाँ पर एक यू एल का टैग बनाता हूँ, यहाँ पर ही इसी कंपोनेंट में बना देता हूँ मैं, ठीक है। और यू एल के टैग के अंदर मैं यहाँ पर एल आई बनाऊंगा, है ना। एल आई बनाऊंगा, 3 दफा बनाऊंगा, और उसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एप्पल, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बनाना, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऑरेंज, और ऐसे और भी एलाइज बना सकता हूँ मैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे ना करूँ, मैं अपने एरे के अंदर से इसे यूज करूँ। और ये कैसे होगा? एल आई को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और हम लगाएंगे करली ब्रैकेट। यहाँ पर हम लिखेंगे अपने ए आर आर वाले एरे का नाम, डॉट मैप। और डॉट मैप को हम कहेंगे कि अपने अंदर ये जो एरो फंक्शन रखता है इसके अंदर वो क्या करे, वो एक तो पैरामीटर रखे जो कि कॉमन पैरामीटर होता है ना, आइटम रख देते हैं इसका नाम हम, और इंडेक्स रख देते हैं। ये 2 चीजें रख दी आपने, अब इसको रिटर्न भी करा दें। आपने रिटर्न भी करा दिया। अब जब आपने रिटर्न करा दिया तो यहाँ पर आप लगाएं एल आई, एल आई, एल आई, एल आई लिख दिया आपने। यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाएं, और करली ब्रैकेट लगाने के बाद इस आइटम में एक एक करके क्या आने वाला है? एप्पल आएगा इस आइटम में। भाई लूप लगाए ना एरे के ऊपर, ये एरे है, ये आपका डॉट मैप है। डॉट मैप के इस पैरामीटर में एक एक करके एरे की तो वैल्यूज आती हैं। तो एप्पल आइटम के अंदर आएगा, आइटम के अंदर आएगा। तो जब अपनी बारी में आइटम के अंदर जब ये आएगा, तो आइटम को कहते हैं हम कि वो दिखा दे, है ना।
तो दिख गई ना तीनों चीजें, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। और ये जो तीनों लूप हैं, इनको कैसे डिफरेंशिएट करेगा नेक्स्ट जेएस? वो हम ओपनिंग टैग में आके लिख देंगे की, और की के साथ हम दे देंगे कि भाई ये लो इंडेक्स। ओपनिंग टैग में हमने किया है ये की इंडेक्स, ये हमने प्रॉप्स पास कर दी, और उसके साथ हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। एल आई को क्या प्रॉब्लम हो गई, कैन नॉट फाइंड एल आई, हाँ जो भी है मतलब। तो इस तरीके से आप इसे समझिएगा। ठीक है, इसको मैं कोड यहाँ पर आपने देख लिया ना, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। इस मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, तो ये देखें। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना। अब मुझे सिंपल ये एल आई हाथ से नहीं लिखना, मुझे सिर्फ डाटा इंक्रीज करना है। यहाँ पर अगर मैं ऑरेंज को बोलूँ कि वो यहाँ पर ग्रीन एप्पल भी लिख ले, आगे ना ग्रीन एप्पल वाली एल आई यहाँ पर देखें। मैं तो ऊपर से डाटा यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ। समझ आ रही है बात आपको? यहाँ पर मैं लिख लूँ कीवी, तो देखें। तो ये इस तरीके से लूपिंग कर सकते हैं आप। और लूपिंग कितने काम की चीज़ है, एरे में कुछ भी रखें, लूप के जरिए अपने एलिमेंट को बना बना कर चला दें। तो ये है लूपिंग। ठीक है।